क्या आपको पता है कि निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स में किस स्टॉक का वेटेज सबसे ज़्यादा है? और इस स्टॉक को मैंने खुद के पोर्टफोलियो में भी ऐड किया हुआ है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा वेटेज है, ये है अबाउट 10.34% का। और बीएसई सेंसेक्स में सबसे बड़ा वेटेज अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, ये है अबाउट 11.77% का। इस वीडियो में मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिटेल रिव्यू करूंगा। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम रिलायंस का जो रिसेंटली रिजल्ट्स आया है उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड पार्ट में हम रिलायंस के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे। थर्ड पार्ट में हम इसके वैल्यूएशंस को चेक करेंगे कि क्या फ़िलहाल वैल्यूएशन सही है इन्वेस्टमेंट के लिए। और फोर्थ पार्ट में हम चेक करेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को रिलायंस जैसे स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब भी हम अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो स्टॉक पोर्टफोलियो को जनरली हम इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप रखेंगे लार्ज कैप या वेरी लार्ज कैप की कंपनीज़ को, वेल नोन कंपनीज़ को, जो कि वेरी लॉन्ग टर्म से मार्केट में है, सेल्स प्रॉफिट काफ़ी बड़ा है, स्टेबल कंपनीज़ हैं। सेकंड में आप रखोगे मिड कैप कंपनीज़ को, जिनका भी सेल्स एंड प्रॉफिट ठीक ठाक है, बट या लार्ज कैप के रिलेटिवली कम है, पुरानी कंपनीज़ हैं, बिजनेस में इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। थर्ड आप रखोगे स्मॉल कैप कंपनीज़ को, यहाँ मार्केट कैप काफ़ी छोटा होगा, प्रॉफिट और सेल्स भी कम होगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनीज़ हैं, तो ये थर्ड ब्रैकेट में आएंगी। फोर्थ में आप रखोगे वेरी स्मॉल कंपनीज़ को मार्केट कैप वाइज, तो उनका मार्केट कैप वाइज अबाउट 1000 करोड़ या फिर उससे भी कम होगा, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। और साथ ही आप कुछ न्यू एज कंपनीज़ को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे न्यू एज कंपनीज़ हैं जिनका इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं है, कैश फ्लोज तो आप भूल जाइए, तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में आते हैं। उन्हें भी हम इन फोर्थ बकेट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हम जो हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो है उसके टॉप ब्रैकेट में रखेंगे, दैट इज़ लार्ज कैप या वेरी लार्ज कैप स्टॉक्स में। यहाँ पे जब भी आप लार्ज कैप या वेरी लार्ज कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई हैं, तो यहाँ पे जनरली हमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज अबाउट 15% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ, रफली ऑफ कोर्स नथिंग इज़ गारंटीड और श्योर, उस तरह के एक्सपेक्टेशन के साथ हमें इस तरह के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि रिसेंटली ही आया है। तो Q4 का अगर आप रिजल्ट्स देखें तो इनका अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चेक करेंगे तो वो आया है 2.13 लाख करोड़। तो लास्ट ईयर के मुकाबले ये अबाउट 2.8% से बढ़ा है। और अगर इनका आप नेट प्रॉफिट देखें Q4 का तो वो काफ़ी अच्छा आया है, अबाउट 19% ऊपर गया है, और फिलहाल ये है 19,299 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी बन चुका है। यहाँ रेवेन्यूज़ कहाँ से आते हैं? ये आएगा रिफाइनरी बिजनेस से, केमिकल बिजनेस से, रिटेल बिजनेस से, और साथ ही टेलीकॉम और मीडिया बिजनेस से। तो अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है रेवेन्यू का वो आता है ऑयल टू केमिकल बिजनेस से। तो जो भी इनका रेवेन्यूज़ है उसका ऑलमोस्ट 55% यहीं से आता है। तो यहाँ पे अगर आप इस बिज़नेस का, जिसे हम O2C बिज़नेस बोलते हैं, उसका अगर आप रेवेन्यूज़ देखें तो वो 11.8% से नीचे गिरा है ईयर ऑन ईयर, और फिलहाल ये है 1,28,633 करोड़। एक्सपोर्ट अबाउट 0.4% से नीचे गिरा है, और इनका EBITDA अगर आप देखें तो अच्छा रहा, इम्प्रूव हुआ है 14.4%, और जो कि फिलहाल है 16,293 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अगर आप रिटेल बिजनेस देखें तो वो भी एक बड़ा बिजनेस है। ओवरऑल रेवेन्यू में 20% प्लस का कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता है, और ये बिजनेस भी वेल डाइवर्सिफाइड है। रिलायंस रिटेल में आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, लाइफस्टाइल, ग्रॉसरीज, फार्मा के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। रिलायंस रिटेल का Q4 का नंबर्स अच्छा है। अगर आप Q4 का नंबर्स देखें ईयर ऑन ईयर तो इनका सेल्स अबाउट 19.4% से बढ़ा है। इनका अगर आप प्रॉफिट देखें तो वो भी अबाउट 12.9% से बढ़ा है। RIL का अगर आप ऑयल एंड गैस का रेवेन्यू देखेंगे Q4 का
तो ईयर ऑन ईयर मोर देन डबल हो चुका है। हाँ, मीडिया बिजनेस में अबाउट इन्हें 35 करोड़ का लॉस हुआ है। ओवरऑल रिलायंस के लेटेस्ट रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स ठीक ठाक आया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट्स खराब है। दैट्स वाई अगर आप रिलायंस के स्टॉक प्राइस को देखेंगे रिसेंट टाइम्स में तो उसमें कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ का है, तो ये इंडिया की मार्केट कैप वाइज नंबर 1 कंपनी है। यहाँ पे अगर आप ROE देखें तो ROE ज़्यादा नहीं है, 8.33% का ROC है, अबाउट 10% का। डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, ये कंपनी डिविडेंड काफ़ी कम पे करती है। डेट टू इक्विटी है 0.41, लेकिन ये मेजर कंसर्न नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छा है 5.84%। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी अपने इंटरेस्ट को अच्छी तरह से सर्विस कर सकती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है 1.15 लाख करोड़ का, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी अपना ज़्यादातर जो कैश जनरेट कर रही है ऑपरेशन से, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज अपने ग्रोथ में खर्च कर रही है। कंपनी का EPS ग्रोथ ठीक ठाक रहा है, 3 इयर्स में 15.9% का, 5 इयर्स में 13% का, 10 इयर्स में भी और 13% का। पास्ट में भी कंपनी ने फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं किया है, लेकिन फ्रॉम ऑपरेशन से इनका कैश फ्लो काफ़ी अच्छा आता है। कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये अच्छा रहता है, अबाउट 16-17% के आसपास। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो लास्ट फ्यू ईयर्स में ये लगातार ग्रो कर रहा है और अच्छा रहा है। इनका नेट प्रॉफिट भी अगर लास्ट फ्यू ईयर्स में आप देखेंगे तो अच्छा रहा है, इसीलिए इनका EPS ग्रोथ भी अच्छा रहा है। डिविडेंड ये ज़्यादा पे नहीं करते हैं। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो थ्रू आउट एक वेरी लार्ज कंपनी के लिए एक अच्छा सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अबाउट 14-15% का बुरा नहीं है, वेरी लार्ज ग्रोथ, वेरी लार्ज कंपनी के लिए। इनका स्टॉक प्राइस स्टॉक रिटर्न्स अच्छा रहा है, पहले ये 19-20% के लगभग एनुअलाइज रिटर्न लॉन्ग टर्म में इन्होंने दिया हुआ है। लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। RIL का अगर आप करंट वैल्यूएशन देखेंगे तो P है इनका 24 के आसपास, जबकि इंडस्ट्री P है सिर्फ 10.6। लेकिन इंडस्ट्री P इतना कम इसलिए है क्योंकि इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर PSU स्टॉक्स है। इस इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं ज़्यादातर PSU स्टॉक्स है और इनका वैल्यूएशन दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी कम होता है। रिलायंस का अगर आप पास्ट पी चेक करेंगे लास्ट 10 इयर्स में तो वहां पे इनका पी था 18.9 का, लेकिन अगर आप 5 इयर्स का चेक करेंगे तो यहाँ पे पी है 26 का, और लास्ट 3 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो पी है 29 का, और लास्ट 1 ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो 27 के ऑलमोस्ट पी है, और लास्ट 6 मंथ में भी इनका पी ऑलमोस्ट 26 के आसपास है। तो यहाँ पे जो ये पी है ऑलमोस्ट 24 का, तो ऐसा नहीं है, पास्ट का जो पी हमने चेक किया उसे देखकर एटलीस्ट लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा पी नहीं है, रीजनेबल पी है। और साथ ही रिलायंस जैसी कंपनी में बहुत कम वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनका जो स्टॉक प्राइस है वो शायद ही बहुत ज़्यादा गिरता है, और साथ ही यहाँ पे हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इस वेरी लार्ज कंपनी से। रिलायंस का अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखें तो यहाँ पे इनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है वो तो स्टेबल बिजनेस है, सालों से है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बट हाँ, ये मार्केट लिंक्ड है, मार्केट फेवरेबल होगा तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, फेवरेबल नहीं होगा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे रिलायंस में जो रिटेल का बिज़नेस है और जियो प्लेटफॉर्म का बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, तो फ्यूचर में यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इनका ऑयल एंड गैस बिज़नेस है, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि अभी अगर आप इंडिया में टोटल गैस प्रोडक्शन को देखें तो गैस प्रोडक्शन में रिलायंस का कंट्रीब्यूशन अबाउट 30% का है। सो ओवरऑल अभी तक हमने जो भी डिटेल्स चेक किया है उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक स्टेबल कंपनी है, सालों से है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी इनका अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के स्टॉक को हम अपने लार्ज और वेरी लार्ज कैप का जो बकेट है उसमें ऑफकोर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि जो भी डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है इस वीडियो में वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस स्टॉक में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का स्टॉक टिप या एडवाइस नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको
इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है, जो भी करना है उसके लिए आप खुद का रिसर्च ज़रूर करें और साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके सारे पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।